अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। दावेदारों की लिस्ट बहुत लंबी है। खुद शिवराज सिंह चौहान खुद को दावेदार नहीं मान रहे हैं, लेकिन जब से चुनावी नतीजे आए हैं वो लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनमन तो उनके साथ है। एक तरफ सीएम पद की रेस वाले सभी बड़े नाम दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं शिवराज एमपी में रहकर रोजाना लोगों के बीच जाकर अपनी लोकप्रियता साबित कर रहे हैं। मेरा काम है इस समय 29 की 29 सीटें जीतना, भारतीय जनता पार्टी जीते, हम सबके साथ मिलके उस अभियान में मैं लगाऊं। विधायक भी हो सकता है सीएम, ऐसा कुछ? भारतीय जनता पार्टी का जो भी फैसला। आप दिल्ली जाएंगे? नहीं, दिल्ली मैं तो अपनी जनता के बीच में हूँ। मध्य प्रदेश का समीकरण बाकी राज्यों से थोड़ा जुदा है। राजस्थान में वसुंधरा और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह पूर्व सीएम हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये फैक्टर शिवराज की दावेदारी को पूरी तरह मजबूत नहीं करता, क्योंकि चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव जीतने वाले सांसदों का इस्तीफा सीएम की इस रेस को और भी मुश्किल बना रहा है, क्योंकि सिर्फ सवाल सांसद का नहीं है, बल्कि 3 मंत्री भी इस्तीफा देने वालों में शामिल हैं। ऐसे में शिवराज के सामने कड़ी चुनौती है और इस बात का एहसास शिवराज सिंह चौहान को भी है। मध्य प्रदेश बीजेपी में अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। बीजेपी की प्रचंड जीत का श्रेय कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर अब बहुत कुछ कहा जा रहा है। श्रेय किसको दिया जाए, तो सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने शिवराज सिंह चौहान को क्रेडिट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना का इस जीत में कोई भी योगदान नहीं है। ऐसा कहने के पीछे विजयवर्गीय ने तर्क दिया कि अगर ऐसा होता तो फिर हम छत्तीसगढ़ नहीं जीतते। मोदी जी का नेतृत्व सबसे भारी है। क्या लाडली बहना छिंदवाड़ा में छत्तीसगढ़ में थी क्या लाडली बहना राजस्थान में थी क्या? और छत्तीसगढ़ की विक्ट्री तो बहुत बड़ी विक्ट्री है, और इसलिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति और नड्डा जी की जो पोलिंग बूथ और पन्ना प्रमुख की योजना थी जो कारगर हुई, उसके कारण तीनों राज्यों में परिणाम आया। विजयवर्गीय भले ही लाडली बहना योजना को नकार रहे हो, लेकिन चुनावी प्रचार के दौरान शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के दिग्गजों ने इस योजना का खूब प्रचार किया। खुद पीएम मोदी भी रैलियों में इसका गुणगान करते हुए नहीं थकते थे। रतलाम में जब प्रधानमंत्री ने इस योजना को लोकप्रिय बताया तो इसे शिवराज की बड़ी उपलब्धि बताया जाने लगा। बावजूद इसके चुनाव जीतने के 1 हफ्ते के बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 10 तारीख को मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। सस्पेंस जो बना हुआ है, जिसको लेकर कर चर्चाएं आपने काल्पनिक है, लेकिन फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। सर, विधायकों में से सीएम होगा या कोई नया चेहरा भी आ सकता है कि 230 विधायकों में से ही सीएम होगा? ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लगेगा। महुआ मोइत्रा पर आज एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में आ सकती है। महुआ पर रुपए लेकर सदन में प्रश्न पूछने का आरोप है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था और जांच पूरी हो चुकी है। आज लोकसभा में रिपोर्ट पेश की जाएगी। बीजेपी ने अपने सांसदों को इसको लेकर व्हिप जारी किया है। अगर महुआ मोइत्रा दोषी पाई गई तो उनकी संसद सदस्यता जा सकती है। विपक्षी दलों ने भी इसकी तैयारियां कर ली हैं कि यदि सदन में प्रस्ताव आया तो फिर डिवीजन वोट की मांग की जाएगी। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को लेकर जब महुआ से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पहले उन्हें प्रस्ताव लाने दीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगी। Any response on the report? Well, let them place it. Then only they can be a response. I told you yesterday. They haven't placed it. How can they be a response? Let them place it tomorrow. Let them place it, then there'll be a response. Let them place it, na? Thank you. ममता बनर्जी पर गिरिराज सिंह के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने गिरिराज के बहाने पूरी बीजेपी को ही लपेट लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि एक महिला कैसे मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने बीजेपी नेताओं को पेट्रियार्किस्ट कहा। दरअसल गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को लेकर कहा था कि वो ठुमके लगा रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी थी, लेकिन तब तक तीर कमान से और शब्द जुबान से निकल चुके थे। और ये बीजेपी सरकार, बीजेपी के मंत्रियां, ऑल ऑफ देम दे आर मिसोजिनस, दे आर पेट्रियार्कल, दे डिसलाइक वुमेन। वो कहीं मान ही नहीं सकते कि एक महिला होकर जो किसी मर्द के कंधों पे हाथ नहीं देकर जो अकेले खड़ी होकर आज यहाँ पे पहुंची है, वो हजम ही नहीं कर पाते। आपको लगता है उनको माफी मांगना चाहिए? उनको तो माफी मांगना चाहिए, पर वो इतने बेशर्म है तो कभी मांगेंगे ही नहीं। वो इतने झूठे हैं, सुबह कहते हैं कि हमने हाँ ठुमका लगा रही है, शाम को कहते हैं कि हमने नहीं कहा। तो ये बेशर्म आदमी से क्या एक्सपेक्टेशन है?
दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया और जैसे सर्दी बढ़ रही है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बेसहारा लोगों के लिए को बसाया जा रहा है, उनके लिए बसेरे बनाए गए हैं। सौरभ भारद्वाज पहले एम्स के एक रैन बसेरे में पहुंचे, वहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा। उसके बाद सराय काले खां में रैन बसेरे को देखा। पुराने कंबल सप्लाई करने वाले वेंडर और कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने जमकर फटकार भी लगाई। नहीं होते हैं, हम और इशू करेंगे अपने पास, हमारे पास रखें 2200 कंबल और रखें सर हमारे पास, हम वो इशू तो एक काम करते, तुम इशू कर दो। हाँ ऐसे कर देते हैं, इशू नहीं कर दो और इनको धुलवा के रखवा लो अपने पास, समझ गए? ये हो जाएगा सर। भैया बता दो कितने चाहिए है ना। सराय काले खां में जितने भी हैं सारे नए करो और ये जो पुराने हैं इनको ड्राई क्लीन करवाओ। तो ड्राई क्लीन ये कराएगा, आप कराओगे? हम करा देंगे। दूसरे कराओ, एजेंसी का है, एजेंसी से कराओ और काट देना, पैसे काट देना। शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाकर सैकड़ों अभ्यर्थी लखनऊ में धरना दे रहे हैं। 1.5 साल से ज्यादा वक्त बीत गया है, सैकड़ों की संख्या में नौजवान धरने पर बैठे हैं। दिसंबर की ठंड है और इस बीच में समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल इको गार्डन पहुंचे। उन्होंने अभ्यर्थियों के साथ बात की और उनकी मांगों के समर्थन में धरने में शामिल हुए। पल्लवी ने कहा कि बीजेपी से उन्हें उम्मीद नहीं है, लेकिन योगी जी संत हैं, उन्हें एक बार इन प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आरक्षण एक रास्ता गिनाया और तो उसी आरक्षण में अगर घोटाला हो रहा है, कुठाराघात हो रहा है, तो उसी की मांग तो ये छात्र छात्राएं शिक्षक यहाँ बैठ के कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इस प्रदेश के मुखिया एक संत हैं और मैं उनसे ये मांग करती हूँ, उनसे ये निवेदन करती हूँ कि यहाँ बैठे शिक्षक शिक्षिकाओं के एक प्रतिनिधि मंडल को अपने कार्यालय में बुला के उनकी बात को सुने। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई है। रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और उनके साथ 10 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। सीएम बनते ही रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने लगी बैरिकेडिंग को हटवा दिया। चुनाव प्रचार के दौरान रेवंत बार बार कह रहे थे कि वो सीएम ऑफिस को जनता के लिए खोल देंगे। इसके अलावा प्रगति भवन का नाम बदलकर ज्योतिराव फुले भवन कर दिया गया है। आज मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार भी लगाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। शपथ के बाद रेवंत रेड्डी ने कैबिनेट की बैठक की और कांग्रेस की 6 चुनावी गारंटी में 2 पर मुहर भी लगा दी। इसमें महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज शामिल है और ये योजनाएं 9 दिसंबर से लागू कर दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून जाएंगे, जहां पर वो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दुनिया भर के निवेशक उत्तराखंड में आए हैं और राज्य में निवेश की योजना को लेकर आए हैं। पीएम के दौरे से पहले सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया। बिहार के गोपालगंज में शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये तस्कर बोलेरो में शराब रखकर यूपी से बिहार में घुसे थे। शराब को इतने व्यवस्थित तरीके से रखा गया था कि पता ही न चल सके कि इसमें कुछ रखा गया है। जब पुलिस ने बोलेरो की छत खोली तो उसके ऊपर मदिरा की ये पेटियां बरामद हुई और कार के फर्श को भी खोला गया तो वहां पर भी दारू ही दारू निकली। कार का बोनट खुलवाया तो वहां पर भी शराब मिली। 1700 से ज्यादा बोतलें बरामद हुई हैं और इनकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए आंकी गई है।